देखो, हम लोग जो है इससे पहले जो है वो अलैंगिक जनन के बारे में पढ़े थे। और अलैंगिक जनन के बारे में जब पढ़े थे तो वो पढ़े थे जंतु के अंदर जो अलैंगिक जनन था उसके बारे में। और जब ये जंतु के बारे में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़े थे तो वहां पर जो हमारे पास अलैंगिक जनन था वो जो था वो क्या क्या था कि हम लोग देखे थे कि विखंडन कैसे होता था, मुकुलन जो है वो मुकुलन का विधि कैसे अपनाया जा रहा था। हम वहां पर ये देखे थे कि स्पोरोजेनेसिस जो होता है बीजाणु जनन क्या होता था। ये सारी चीजें हम जंतु के अंदर अलैंगिक जनन के अंदर हम लोग पढ़ने का काम किए थे। अब जो हमारे पास यहाँ पर है वो ये है कि पादप जो हम लोग के कक्षा, और यहाँ पर थोड़ा सा पिछले चैप्टर से रिलेटेड है और पिछले चैप्टर यानी कक्षा 11th का यहाँ पर कुछ बात बताया गया। और कक्षा 11th का जब बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि वहां पर हम पादप के बारे में पढ़े थे। और जब पादप के बारे में बात करते हैं, पादप का मतलब यानी अगर बात करें तो हमारे पास कौन सी है, पौधा है। और इस पौधा के अंदर जनन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे जनन होता है वो कायकी जनन होता है। कौन सा जनन होता है? कायकी जनन होता है। कायकी जनन का मतलब देखो क्या होता है, कहते हैं कि पादप का अगर बात करते हैं ना तो पादप जो होता है उस कायकी जनन के अंतर्गत क्या करता है, पाइपी ये जो कायकी जनन के अंतर पौधा जो जनन करता है जनरली वो करता है पुष्प से। किससे जनन करता है? किससे करता है? पादप जो जनन करता है जनरली वो करता है फूल से, यानी पादप का जनन वाला भाग होता है फूल। लेकिन स्टार्टिंग में जब हमारे पास विकसित फूल नहीं था, विकसित पादप नहीं था, उस समय हमारे पास जो पौधा के अंदर जनन करने का जो कार्य था वो जनन करने का कार्य क्या था, पौधा के ही भाग से। यानी पौधा का शरीर जो था उस शरीर के भाग से जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, वृद्धि करने का काम कर रहा था, टूटने का काम कर रहा था। या उसके जड़ से, उसके तना से, उसके पत्ती से, 3 को जो भाग पादप का था उसी से किसी भी तरह से पादप जो है एक नए पादप को जन्म देने का काम करता है। और उस टाइप के जनन को हम किस टाइप का जनन बोलते हैं? कायकी जनन। कौन सा जनन बोलते हैं? और इसके बारे में बोला जाता है कि आप अवश्य ज्ञान प्राप्त किए होंगे। सही है सर, सही है। दिख भी रहा है आपका क्या विचार है? बताया जाता है कि आपका क्या विचार है कि कायकी जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है? तो जी हाँ, कायकी जनन जो है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया और बोला गया कि क्या क्लोन शब्द कायकी जनन से उत्पन्न संतति के लिए भी उपयोज्य है, यानी कहने का मतलब हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो हम कायकी जनन के अंदर क्लोन शब्द उपयोग में लाते हैं, क्योंकि क्लोन शब्द का मतलब और कायकी का मतलब भी वही था कि एक ही जैसा अगर अनुवांशिक और शारीरिक रूप से जनक के समान अगर कोई भी जीव होगा तो क्या कहलाएगा, उसका क्लोन कहलाएगा। तो क्लोन का मतलब यानी नए पादप जो हमारे पास जन्म लेगा वो पुराने जनक के पादप के समान दिखाई देता है, अर्थात हम उसको कायकी जनन को हम किसके नाम से जानते हैं? क्लोन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में जब हम विस्तृत रूप में अब यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे तो लिखा हुआ है, जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतरण किया जाता है। और पादप में हम इसको किसके रूप में जनरली देखने को कम करते हैं? कायकी प्रवर्धन। अब एक चीज यहाँ पे आया है, प्रवर्धन। प्रवर्धन का मतलब होता है शरीर का ही भाग जो है वो वृद्धि करता है। शरीर का भाग वृद्धि करके, शरीर का भाग जो है वो वृद्धि करके जब एक नए रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जो जनक के समान होता है तो हम उसी को क्या बोलते हैं? कायकी प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। हमारे पास जब हम पादप के अंदर इस कायकी प्रवर्ध के बारे में बात करते हैं तो इस कायकी प्रवर्ध के बारे में बात करने पे हमें कुछ इस प्रकार से वहां पर देखने को मिलता है। इस रूप में वहां पे हमें कायकी प्रवर्ध जो है वो देखने को मिलता है। जैसे पहला होता है ऊपरी भूस्तरी। कौन सी है? जिसको सर के नाम से भी जाना जाता है। सर इसके अंदर आता है, प्रकंद होता है, सरजोम, शकरकंद, बल्ब, भूस्तरी, ये सभी नए संतति को पादप करने में क्या करते हैं? समर्थ है। यानी ये टाइप है कायकी जनन के अंदर इस रूप में
हमें जो है जनन करने की, जो पादप के अंदर जनन करने की जो प्रक्रियाएं होती है वो इसके द्वारा होता है। लेकिन जब इसके अंदर हम सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, हम तुमको बताए थे कि कायकी प्रवर्ध जो होता है वो कायकी प्रवर्ध क्या होता है, इसके अंदर कि हम जो बात किए थे इस कायकी प्रवर्ध में देखो, यहाँ पर हमारे पास कायकी प्रवर्ध जिसको दो रूप में हम बांटे थे, कौन कौन रूप में, प्राकृतिक और कृत्रिम रूप में। प्राकृतिक का मतलब बताए थे कि जो जनरली किसके थ्रू हो जाता है, प्राकृतिक के अंदर हम तुमको बताए थे कि जो नेचुरली खुद होता है और उसके अंदर हमें किसका किसका सपोर्ट मिलता है, जड़ का मिलता है, तना का मिलता है और पत्ती। इस तीनों के द्वारा, जड़ तना पत्ती के द्वारा जब जनन का कार्य होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विधि। अरे पादप का भाग है जड़ तना पत्ती, और पादप के उस भाग से अगर वो वृद्धि करता है तो हम उसको कैसा विधि मानते हैं, प्राकृतिक, जो किससे किसके द्वारा हो सकता है, जड़ तना और पत्ती के द्वारा। जबकि कृत्रिम रूप के अंदर बात करते हैं तो ये बताए थे कि मनुष्य के द्वारा, हम लोग के द्वारा जो होता है ये अपनाया जाता है। और ये कृत्रिम वाला विधि तब अपनाते हैं जब हमारे पास कोई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, या जब किसी भी चीज को और ज्यादा हम विकसित करना चाहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो हम कैसा विधि अपना लेते हैं, कृत्रिम विधि। कौन सा विधि, कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि के अंदर जड़ तना पत्ती, इसी के अंदर कुछ जो होते हैं जैसे जड़ के द्वारा जो विकसित करता है वो कौन सा करता है, शकरकंद। कौन सा करता है, शकरकंद। यानी जनन में, यानी शकरकंद को जनन करने के लिए कोई पुष्प की जरूरत नहीं होती है, उसके शकरकंद का जो जड़ होता है उसी की द्वारा फिर से नए शकरकंद को क्या कर सकते हैं, उत्पत्ति करवा सकते हैं। उसी रूप में बताया जाता है कि तना का कुछ भाग जो है विकसित करता है, कुछ जड़ का भाग विकसित करता है, कुछ पत्ती का भाग विकसित करता है। और इसी रूप में जैसे मतलब कुछ हमारे पास जो पादप है ना, उसमें उस पादप का जड़ जो है वो विकसित करके जनन का रूप लेके नए पादप को डेवलप करता है। तो उसके अंदर अगर हम बोलेंगे जनन किस रूप से होता है उस पादप में, तो जड़ के द्वारा। कुछ पादप ऐसा होता है जिसके अंदर तना विकसित करता है, और तना जो होता है वो नए पौधे को विकसित करने के लिए उपयोग में आता है, तो हम उसके अंदर जनन किसके थ्रू मानेंगे, तना के द्वारा। और किसी में जो होता है पत्ती के द्वारा होता है। जैसे 10वां में तुम लोग पढ़ाया होगा, ब्रायोफिल्म का एगो पत्ता रहता था, पत्थर चट्टी जिसके नाम जानते हैं, उसके अंदर हाँ उसके पत्ती से जो है उस निकलता था, थोड़ा नोट्स टाइप से निकलता था, कुछ इस प्रकार का पत्ती रहता था, और वहां से नोट से निकलता था कुछ इस जगह से, और निकलने के बाद जो है वहां से बताया जाता था कौन चीज, कि एक नए ब्रायोफाइलम का क्या पादप जन्म सकता था। तो उसके अंदर क्या मतलब था कि पत्ती जो है वो डेवलप किया, और पत्ती डेवलप करने के बाद पत्ती के द्वारा ही वो जनन का कार्य संभव हो पाया। तो इसका मतलब वो जो जनन था वो किसके द्वारा था, पत्ती के द्वारा। अच्छा, उसको करने के लिए कोई जाता होता था नहीं, वो खुद पत्ती के डेवलप होता था, टूट के गिरता था, फिर नया ब्रायोफाइलम आता था, तो हम उसको क्या बोलते थे, पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये जो विधि तुम्हारे पास कुछ है जो एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर तुम्हारा कौन कौन है। पहला है ऊपरी भूस्तरीय, जिसको हम बोलते हैं रनर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रनर, ऊपरी भूस्तरीय। अब रनर नामे से पता चलता है भूस्तर के ऊपर में रहता है, और मतलब रेंग के दौड़ के चलने का काम करता है। जैसे तुम दूब घास को देखा है, और दूब घास के बारे में जब बात करते हैं तो दूब घास क्या होता है कि जनरली मान लो कि यहाँ पर अगर घास है मेरे पास, यहाँ पर मान लो कि एगो घास था, यहाँ पर हुआ, ये घास का तना जो वृद्धि किया, वृद्धि करने के बाद फिर यहाँ से क्या होता है, जड़ बन जाता है। फिर यहाँ पर जो है एगो जड़ जो होता है नीचे में पादप का जड़ बनता है, और तना हवा में जो होता है एगो नया दूब का निर्माण करता है। इसी प्रकार से ये क्या होते रहते हैं, विकसित करते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? विकसित करते रहते हैं। तो इस टाइप का जो पादप होता है, इस टाइप का जो पादप के अंदर जनन होता है, हम उसको किसके नाम से जानते हैं? रनर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं? रनर के नाम से। जिसके अंदर उदाहरण याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, दूब घास, खट्टी बुट्टी जो होती है, ये सब जो पादप आता है वो किसके अंदर आता है? ऊपरी भूस्तरीय के अंदर, रनर के अंदर। किसके अंदर? हाँ, दौड़ के चलने वाला होता है।
कितना जड़ एक पादप के अंदर आ सकता है वो भी इसके अंदर फिक्स नहीं होता। फिर दूसरा होता है प्रकंद। प्रकंद जिसको इंग्लिश में बोलता है राइजोम। क्या बोलता है? राइजोम। इसके अंदर क्या होता है कि एक एडवेंटेशियस रूट इसमें आता है। एडवेंटेशियस रूट का क्या मतलब है? अदरक का अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर होता है तो उसके अंदर देखना बीच बीच में क्या होता है, ऐसे खांच जैसा रचना। खांच जो रहता है तो वो उसका तना वाला भाग होता है। कौन सा उसका वाला भाग बोलते हैं? तना वाला भाग। ये जो अभी पढ़ रहे हैं ये तना से विकसित होकर जनन करने वाला पादप जो होता है उसके अंदर हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से निकलता है एगो एडवेंटेशियस रूट उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? धागे नुमा एक रचना होती है उससे बाहर होता है। एनसीईआरटी के बुक में जो है फिगर है, हम वो भी तुमको दिखाने का काम करते हैं। जैसे देखिए ये लो, ये जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ क्या है हमारे पास कि आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की यानी जल के अंदर रहने वाला आश्रित रहने वाले एक महाविपत्ति, इसका नाम वाटर हाइसिंथ है, अथवा हम इसको बंगाल टेरर के नाम से जानते हैं। टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। इसको हम बंगाल के आतंक के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अपने भाषा में इसको हम लखवा के नाम से जानते हैं और जो हमारे आसपास है। टेरर ऑफ बंगाल, हालांकि इसको एक और नाम है, कांग्रेस ग्रास के नाम से जानते हैं। ये कांग्रेस ग्रास उसी प्रकार से है जैसे हमारे देश में वो इटालियन दीदी आई थी। इटालियन दीदी उसको नहीं बोलते, इटालियन बहू बोलते उसको। वो इटालियन बहू आके जिस प्रकार से हमारे देश के ऊपर जो है ना आतंक मचाना स्टार्ट कर रही थी, सेम उसी प्रकार से ये भी है। इसको दिखने में बस सुंदर होता है ना, और हर एक सुंदर चीज खराब होता है। मतलब समझ रहा है ना, तो वही वाला बात है। दिखने में सुंदर थी लेकिन हमारे देश के लिए सुंदर काम नहीं कर पाई, और दिखने में सुंदर होने की वजह से ही हमारे देश में इसको साउथ अमेरिका से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बाहर से मंगाया गया था कि दिखने में सुंदर होगी, विदेशी आएगी, लोग बोलेंगे ओ विदेशी ये लोग विदेशी। लेकिन हमारे देश में आने के बाद ये कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हैनिसियन जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार होता है। ठहरे जल में जो लड़का अगर यातायात कर रहा है, रेगुलर पे दैनिक जीवन में कार्य कर रहा है, उसको सबसे मतलब ज्यादा नहीं होता है। जो ठहरा रहता है, जिसके दिमाग में कुछ नहीं स्टेबल है, उस पे सब चीज ज्यादा आतंक मारता है। सुंदर चीज, कौन चीज? सुंदर करने के लिए। तो जो ठहरे जल में सर्वाधिक कौन करता है? वृद्धि करने वाला ये खरपतवार है। ये क्या काम करता है? उस सुंदर जल से, सॉरी ठहरे जल से ऑक्सीजन खींच लेता है। क्या कर लेता है? वो अस्थाई लड़का से सुंदर चीज जो है क्या कर लेता है? पैसा खींच लेता है, ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती है। लड़कवा का घर वाला जो है उसके साथ रहने वाला स्वाहा हो जाता है, मछलियाँ मर जाती है। आप इसके बारे में और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो हम बात करेंगे। 13वां और 14वां चैप्टर जब आएगा तो उसमें हम अध्ययन करेंगे और आपको जानकर ये रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में जब आगमन हुआ था तो मात्र इसके कारण हुआ था। इसके कारण इस सुंदर आकार का पुष्प देता है। सुंदर आकार का वो लखवा में जाके देखना, निकलता पानी के समय में, और वो सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ था। यद्यपि ये कायकी प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है, बहुत तेजी से करता है, और अल्प समय में ही पूरे के पूरे हमारे समाज पे अपना आतंक मचा देता है, और अल्प समय में संपूर्ण जलाशय पे फैल जाता है और अपने आप से जलाशय को क्या कर देता है? ढक देता है। और इसे छुटकारा पाना हमारे लिए बहुत ही क्या हो गया? हम लोग को भी कठिन हुआ। कितना ना हमारे देश के ऊपर जब आया था इसका जानकारी, तो कितना दिन, वो तो हाल फिलहाल में अब छुटकारा थोड़ा थोड़ा हम लोग इस इटालियन से पाए हैं, तो छुटकारा पाना हमारे लिए क्या हो जाता है? बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कि याद रखना, सिर्फ इस सुंदर आकार के कारण, सुंदर गुण के कारण कहीं फंसना नहीं है।
समझ गया ना? नहीं तो ये वाटर है निश्चिंत हो जाता है। ऑक्सीजन खींच लेता है, समझता है ना? हाँ, ऑक्सीजन में खींच लेगा। आगे देख, लिखा हुआ है, क्या आप इस तथ्य से परिचित है कि हमारे पास आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार से की जाती है? पढ़ाई है। आलू के बारे में तो हम बातें आए, ट्यूबर के द्वारा, आंख के द्वारा होता है, यानी उसके तना को क्या करते हैं? काटते हैं। गन्ना को भी तना के द्वारा होता है। केला जो होता है, अदरक जो होता है, डहेलिया जो होता है, उसी प्रकार से दिया हुआ है कि क्या आपने आलू के उकंद को, आंख पर स्थित उस कलिका को, जिसे हम क्या कहते हैं? आंख कहते हैं, उसके द्वारा जन्मते हुए देखवे करते हैं, खेत में लगेवे करते हैं। गाँव के आदमी है, ये सब करना हमारी कला है। और केला तथा अदरक जो होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? प्रकंद देखने को मिलता है। उसी से एक नन्हा सा पादप जो होता है वो हमें निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम देखते हैं। जब आप ध्यान पूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले पादप को यानी प्लेटलेट्स की उत्पत्ति स्थानों पे निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादपों के चेंजेबल यानी रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित प्रवसंधियों नोड से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? नोड्स क्या बोले? देखो, जैसे हमारे पास गांठ जो होती है, जैसे कहने का मतलब हमारे पास बांस है ना, बांस, उस बांस के अंदर में एक जगह पे क्या होता है? गांठ। इसी को बोला जाता है नोड्स। इसी को क्या बोला जाता है? और ये वाला भाग, इसको बोला जाता है इंटर नोड्स। क्या बोला जाता है? यानी नोड्स के अगल बगल वाला ये क्या है? भाग है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? ये जो उत्पत्ति होता है वो नोड्स। जैसे ईख ऊख के अंदर भी जो तना को काटते हैं तो बीच में नोड्स होता है। उस नोड्स के द्वारा उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? वृद्धि करने का काम होता है। तो हम बताते हैं कि इसके अंदर जो वृद्धि होता है वो किसके द्वारा होता है? पर्व संधियों के द्वारा होता है, जिसको हम नोड्स के रूप में वो उत्पन्न होता है, उसी से वो विकसित करता है। जब यह पर्ण संधि कहाँ जाता है? नमी युक्त मृदा। कहाँ पे? तो उसका ये वाला जो भाग बच गया ना, ये वाला भाग के अंदर रहता है भोजन। क्या रहता है? स्टार्च। ये नोड्स से जो होगा वो रूट्स और स्टेम का वृद्धि होगा। लेकिन ये वाला भाग जो इसका है, ये तब तक उसको क्या प्रोवाइड करवाएगा? भोजन प्रोवाइड करवाएगा, जब तक इसके अंदर पादप की पूर्ण विकसितता यानी प्रकाश संश्लेषण करने की गुण ना आ जाए। तब तक जल के संपर्क में आती है, तब इन मूल रूट्स तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस पतरचट्टा के बारे में ब्रायोफाइलम की पत्तियों में काटे किनारे से एक एडवेंटेशियस रूट निकलता है। अपस्थानिक जो होता है वो रूट से निकलता है, कलिकाएं उत्पन्न होती है। माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का पूर्ण लाभ उठाते हुए इसे पादप को बड़े पैमाने पे क्या करवाता है? प्रवर्धन यानी वृद्धि करवाने का काम करता है। ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की समान विधि है। कौन सा जनन? कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। और बताया जाता है कि जैसे कि सवाल, फंजाई और ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभ से पूर्व जनन लैंगिक विधि और बढ़ने लगती है। यानी कहने का मतलब कि हम जब पढ़े थे सवाल और फंजाई, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है उसके जीवन में, तो उसी के अंदर क्या होने लगता है? पूर्व जनन लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती है। और यह पता करे कि किस प्रकार का लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करता है। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होती है? और उच्च श्रेणियों के पादप विधियों में अलैंगिक, कायिकी तथा लैंगिक के द्वारा जनन देखा गया है। दूसरी और अधिकांश जंतुओं में जनन केवल लैंगिक विधि होती है। यानी अब ये लैंगिक से किधर की ओर बढ़ रहा है? अलैंगिक से किधर की ओर बढ़ रहा है? लैंगिक। और अब हमारे जीवन में एक नए जनन की प्राप्ति होगी, जिसका नाम क्या है? लैंगिक। एक बार रोको इसको, कहाँ गए? यहाँ पर जो है ये जो है तुम्हारे पास अदरक है,
इस अदरक के अंदर का बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये पर्व संधि है, उसको नोट्स बोला जाता है, इंटर नोट्स। क्या बोला जाता है? वहीं से वो मूल रोम निकलता है और मूल रोम में होता है कौन सी? उपस्थानिक मूल, जिसको बोला जाता है एडवेंटेशियस रूट। क्या बोला जाता है? और छोटा मोटा क्या निकलता है यहाँ पे? कलिका। क्या निकलता है? कलिका। वहां से ही नए पादप को जन्म देता है, वहीं से ये क्या होता है? नए पादप को। इसको बोलते हैं राइजोम्स। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? राइजोम्स। तो इसके द्वारा अगर वो विकसित कर रहा है, इसके द्वारा अगर क्या कर रहा है? विकसित कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रकंद बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं, जिसके अंदर का उदाहरण आता है अदरक, हल्दी, कमल का फूल और टाइफाई जो होता है, ये सब पादप का नाम है। ये जो उदाहरण है ये किसके हैं? प्रकंद के उदाहरण है, एग्जाम में पूछता। उसी प्रकार से होता है कॉर्ड। कौन सी होता है? कॉर्ड। अरबी। इसके अंदर जो कॉर्न के अंदर का अगर हम बात करते हैं, इस कॉर्न के अंदर का क्या होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। जमीन कंद जो होता है, अरबी शब्द होता है वो, इसके अंदर कुछ इस वाला भाग है, कौन टाइप का शेप होता है अरबी। उसके अंदर बताया जाता है कि जो ये इसके अंदर नहीं है इसका उदाहरण, तो बताया जाता है कि उसके अंदर जो कौन से जो होता है, कॉर्न से, घनकंद से, जमीन कंद, केला और अरबी। अच्छा, कॉर्न का मतलब ऐसे तुम समझ सकते इस कॉर्न को, मक्के का गवाहा होता है ना ऊपर वाला, वो एगो ना होता, नीचे में जो होता थोड़ा सा फैला रहता, ऊपर में जाते जाते वो कोना से बन जाता, सेम उसी प्रकार से। और उसी के अंदर क्या होता है कि रूट्स निकलता है, उसी के अंदर ऊपर में कौन से हो जाता है और यहाँ से इसमें क्या रहता है? रूट्स निकलता है और इसी के थ्रू जो होता है वो नए पादप को क्या करता है? जन्म देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। जबकि बल्ब से यानी तना, जड़ नीचे में तना, तना जो होता है वो बल्ब के समान होता है। तना जो होता है वो, प्याज को देखा है? प्याज को, लहसुन को देखा है? नीचे में जड़ लटकल और बीच में तना वाला फुला हुआ भाग, जिसको हम खाने का काम करते हैं, और ऊपर में उसका पत्ती वाला भाग। तो इसके अंदर हम तना को भी खाते हैं और पत्ती को भी खाते हैं। प्याज लहसुन सब जो होता है उसके हम तना को भी खाते हैं और पत्ती को भी खाते हैं। और क्या बताया जाता है कि वो हमारा किसका उदाहरण है? बल्ब का उदाहरण है। और बल्ब का मतलब बीच वाला भाग जो होता है फुला रहता है बल्ब के समान। किसके समान? तो उसके अंदर प्याज और लहसुन सब जो है वो इसके अंतर्गत आता है। जबकि भू स्तरी के अंदर का बात करते हैं, जमीन से ये भी चिपका रहता है, लेकिन ये पानी के अंदर हमें ज्यादातर देखने को मिलता है ऑफसेट वाला, जिसके अंदर लखवा देखिए ना, लखवा, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। तो वो स्ट्रॉबेरी, कैलिसेरिया और जो इकॉर्निया करके पढ़ेंगे हम लोग जलकुंभी के बारे में। ये सब का सब उदाहरण जो है वो किसका होता है? भूस्तरी का। किसका? भूस्तरी का। तो ये उदाहरण एनसीईआरटी के बेस पे हमें क्या करना है? याद करना। और इसी में एगो होता है कंद के द्वारा आलू, हमें याद रखना है। किसके द्वारा? कंद के द्वारा। अब ये चीज के बारे में जब बात करते हैं तो इसका दिया हुआ ये हमारे पास कौन सी है? आलू। या लैंगिक जनन करता है। इसके अंदर ऐसा नहीं हम आज तक देखे हैं कि आलू का नर अलग है, मादा अलग है और दोनों जाकर कहता चल चल जनन करने का काम करते हैं। ऐसा हम लोग इसके अंदर नहीं देखने का काम करते हैं। इस आलू के अंदर क्या होता है कि इसके ऊपर में छोटा छोटा सा आंख जैसी एक रचनाएं निकलती है। कहते हैं कि वही वो भाग है जिस भाग से आलू जो है अपने नए पादप को जन्म देने का काम करता है। जब आलू को खेत में हम काटते हैं तो हम सिर्फ किसको बचाते हैं? आंख को बचाते हैं। काहे कि आंख गया तो आलू गया। तो इसलिए के हम जब इसको काटते हैं तो काटने के दौरान इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं कि इसका आंख जो है वो आंख क्या हो जाए? बचे। तो अब इस दौरान क्या करते हैं? तो इसके आंख को बचा के जब हम इसको रोपते हैं तो वहां से अंकुरन होता है और ये होता है किसके द्वारा? अंकुरनशील अंक कलिका के द्वारा वो क्या करता है? वृद्धि। दूसरी बात, ये आंख जो आलू का होता है इसी से पादप का निर्माण होता है। आलू का इस आंख के साथ जो लटका हुआ भाग होगा, यानी आलू का जो भाग होगा, वो आलू का भाग, मान लो ये आलू था, इसको काट दिए तो ऐसे बचा, लेकिन यहाँ पे आंख है, तो ये सारा का सारा भाग जो है इस आंख के लिए किसका काम करता है? तो पोषण का काम करता है। किसका काम? पोषण। जब तक ये आंख से नया जीवन की उत्पत्ति न हो जाए, जब तक उस आलू के अंदर उसका प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पत्ती या कोई भाग हरा ना हो जाए, तब तक इसका जिम्मेदारी होता है कि ये इसको पोषण देते रहे। ये उसको क्या देते रहे? पोषण देते रहे। तो वो वाला काम इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अदरक के अंदर इस एडवेंटेशियस रूट निकलता है। ये अदरक का जो भाग है, इसको भी जहां जहां से ये वाला भाग है ना, हम इसको तोड़ के अब मिट्टी में डाल देंगे, वहां से फिर से नया अदरक की उत्पत्ति हो जाता है। और हम लोग ऐसे करते भी है।
हम लोग ऐसे छठ पूजा के लिए डाल के रख देते हैं, 1 साल के अंदर होता। उसी प्रकार से एक आगे जो हमारे पास इसके अंदर है वह है हमारे पास कौन चीज, इस अलैंगिक जनन के दौरान एक जो होता है ये हमारे पास अगेव, और जिसको हम कौन सी बोलता है बिलुबिल, हे टाइप से होता है। इसको हम अगेव के नाम से, बुलबिल के नाम से जानने का काम करता है। इसके अंदर जो जनन करने की जो क्रियाएं होती है वो किसके थ्रू होता है, बुलबिल के थ्रू। ये इसका भाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, बिलुबिल कहलाता है। और ये से अगेवा वाला जो पादप होता है वो वृद्धि करने का काम करता है। जबकि ब्रायोफाइलम के अंदर का बात करते हैं, किसके अंदर का, तो ब्रायोफाइलम जिसको पत्थरचट्टा बोलते हैं, इसके अंदर पत्ती के इस भाग से ये टूटेगा, टूटने के बाद जहां टूटेगा वह नए पादप का क्या करवाएगा, वृद्धि करवाएगा। और हम इसको किसके नाम से जानते हैं, पर्णकलिकाएं के नाम से। किसके नाम से, पर्णकलिकाएं का मतलब जहां नोड होता है ना, इसको बोला जाता है नोड्स। क्या बोला जाता है, वहां से कलिका वृद्धि किया, कलिका वृद्धि करने के बाद टूटा, टूटने के बाद नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये जो है मिट्टी में गया, और मिट्टी में ये फिर से क्या करेगा, एक नया ब्रायोफाइलम का पादप जन्म करेगा। जबकि आगे का बात करते हैं तो एगो है हमारे पास जल हाइसिंथ। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इकॉर्निया के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसके अंदर जो जन्म होने का काम होता है, जनन होने की काम होता है, वो कौन सा होता है, भूस्तरी। जड़ जो होता है पानी में फैलते रहता है, तना जो होता है वो पानी के ऊपर रहता है, और उसी से क्या करता है, वो फैलने का काम करता है। तो ये हमारे पास एक अलैंगिक जनन करने की जो पादप के अंदर विधि थी, वो विधि हम यहाँ पर देखने का काम किए। अब इसके अंदर अगर बात करते हैं तो क्या बताया जाता है कि ये जो जनन करने की जो संरचनाएं हैं, ये जो हम अभी जनन करने की संरचनाएं देखी है, इसी संरचनाएं को हम किसके नाम से जानते हैं, कायकी प्रबल। यानी पादप के अंदर ये वही वाला भाग ऊपरी भूस्तरी के द्वारा, प्रकंद के द्वारा, शकरकंद के द्वारा, बल्ब के द्वारा, भूस्तरी के द्वारा ये कायकी प्रवर्धन की विधि है, जिसके द्वारा पादप जो होता है वो जनन करने का काम कहलाता है। और इंग्लिश में से हम प्रोपेग्यूल के नाम से जानने का काम करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में 2 जनक भाग है, नहीं लिखे, इसमें जितना भी अभी पढ़े, इसमें कभी भी इन्हें देखे कि आलू के साथ अलुइन थी और वो दोनों आपस में जनन की थी, अदरक के साथ अदरकनी थी, वो दोनों आपस में जनन की, और जनन करने के बाद नए अदरक का निर्माण हुआ, वो वहां पे हम कभी नहीं देखे। और इसलिए कि वो अलैंगिक जनन था, अतः यह कौन सा जनन होगा, अलैंगिक। कुछ जीवों में यदि शरीर उनके टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है, तो संतति उत्पत्ति में वो क्या होते हैं, सक्षम। जैसे हम हाइड्रा के बारे में पढ़े थे कि हमारे पास एक हाइड्रा होता है, और इस हाइड्रा के अंदर भी अलैंगिक जनन होता है, जिसके शरीर के अंदर से कुछ भाग जो होता है प्रबद्ध करता है, वृद्धि करता है। टूटने के बाद वो वहां पे नया हाइड्रा का फिर से क्या करवा सकता है, निर्माण। लेकिन ये जो टूटा हुआ भाग है, इस टूटा हुआ भाग में इस शरीर के अंदर जनन करने की जो भी गतिविधियां थी, जो भी भाग था, वो सारा का सारा इसके अंदर केंद्रक का निर्माण हो जाना, उसके अंदर एक कोशिका का जो कि जनन करने के लिए मददगार साबित हो, वैसा ही बन जाता है। और इसके अंदर इसको हम देखने का काम करते हैं। और ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है फिर से जन्म लेने की एबिलिटी होना। जैसे अगर हम इसके अंदर का बात करें, जानवर के अंदर का बात करें, तो हमारे पास जो घर के अंदर जिसे लड़की सब जो होती है डरी सहमी रहती है, लगता है कि भौकाल आ गया आगे में, गिरगिट जो होता है अगर गिर जाए सामने में तो छल जाएगी, ऐसा लगेगा जिंदगी में पहली बार देखे हैं, पहली बार मुलाकात हुआ है। तो वो जो होता है उसके अंदर भी, उसके पूंछ के अंदर रीजनरेशन की पावर होती है। अब रीजनरेशन का 2 रूप होता है। एक होता है कि शरीर का जब भाग टूटेगा, शरीर का भाग क्या होगा, टूटेगा। तो अगर ये भाग टूटा और ये भाग दोनों बराबर में टूटा, इसके पास भी एक नए अजीब को जन्म देने की एबिलिटी होना चाहिए। और ये जो भाग टूटा है ना,
इस भाग के पास भी नए जीव की उत्पत्ति करने की एबिलिटी होना चाहिए। ये नहीं कि ई टूटा अपना बना लिया, ई जो है नए बनाया, ऐसा नहीं। तो रीजनरेशन होता है किसके अंदर? छिपकली के अंदर। तो ये नहीं कि छिपकली का जो पूंछ टूटा है पूंछ से भी छिपकली बना लेता है, ऐसा नहीं होता। वो जो पूंछ जो टूट जाता है उसको उसके अंदर पावर होता है, कुछ सेल होता है जिस सेल के अंदर डिवीजन करने की एबिलिटी होती है और उसके कारण वो पूंछ का निर्माण करता है। तो उसके अंदर कैसा निर्माण करने का होता है? पुनरुद्भवन करने का। कैसा होता है? तो ये पुनरुद्भवन करने का इसके अंदर होता है। इसका उदाहरण जो होता है युगलिना इसके अंतर्गत आता है।